Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Jaggesh Biology, and today in this video I'm going to discuss about stage of erythropoiesis. इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करा था एरिथ्रोपोइसिस के बारे में, और इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ व्हाट आर द स्टेज ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। बेसिकली मैंने सारी की सारी सेल्स आपको बताई थी, एक बार मैं आपको दिखा दूँ। ये सारी स्ट्रक्चर्स मैंने पिछले वीडियो के अंदर दिखाया था। इस स्ट्रक्चर के अंदर हमने बात करती है स्टेज ऑफ हीमियोपोइसिस की, और उस हीमियोपोइसिस में से सिर्फ आरबीसी किस तरीके से बनती है। अगर आप इस पोर्शन को देखें कि आरबीसी सिर्फ किस तरीके से बनती है, तो इस एरिथ्रोपोइसिस या एरिथ्रोसाइट फॉर्मेशन को हम बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस, और हमें इसकी बात करनी है और इसकी स्टेजेस की बात करनी है, जिसमें आप ये स्टेज देखने हैं CFUE, एरिथ्रोसाइट, प्रो एरिथ्रोसाइट, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट एंड देन मैच्योर एरिथ्रोसाइट। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो स्टेज ऑफ एरिथ्रोपोइसिस की अगर हम बात करें तो वी हैव अ वेरियस स्टेज दैट वी गेट फ्रॉम द CFUE. E stand for erythrocyte and CFU stand for cell forming unit. Cells are matured RBCR. ठीक है, मैच्योर आरबी तक बनते हैं तो कितनी स्टेज होती है। तो सबसे फाइनली द फर्स्ट स्टेज इज प्रोएरिथ्रोब्लास्ट, सेकंड इज अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, थर्ड इज इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, फोर्थ वन इज लेट नॉर्मोब्लास्ट, फिफ्थ वन इज रेटिकुलोसाइट एंड सिक्स वन इज मैच्योर्ड एरिथ्रोसाइट। आगे सबसे पहले बात करें फर्स्ट वन, वी हैव अ प्रोएरिथ्रोब्लास्ट। इन प्रोएरिथ्रोब्लास्ट इट इज आल्सो नोन एज मेगालोब्लास्ट। किस नाम से आता है? इट इज आल्सो नोन एज मेगालोब्लास्ट। फर्स्ट सेल ड्राइव फ्रॉम द CFU, यह आपकी पहली सेल है जो आपकी सेल फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रोसाइट से बनती है। इट इज यूजुअली लार्जर इन साइज, अप्रोक्सीमेटली 20 माइक्रोमीटर। लार्ज न्यूक्लियस ऑलमोस्ट ऑक्यूपाई द सेल। यूजली अगर हम बात करें तो आरबीसी की जो सेल होती है डज नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ न्यूक्लियस, जिसे हम इसलिए हम इसे बोलते हैं डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। बट इस कंडीशन में अगर बात करें, जो शुरुआती कंडीशन है, इस कंडीशन के अंदर हम तो देयर इज अ लार्ज न्यूक्लियस ऑलमोस्ट ऑक्यूपाई द सेल, लाइक पूरी सेल को एक न्यूक्लियस ने ऑक्यूपाई कर रखा होता है। तब ये कोई स्टेज होती है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट या फिर मेगालोब्लास्ट। न्यूक्लियस हैज टू और मोर न्यूक्लियोलाई एंड रेटिकुलर नेटवर्क, उसके अंदर नेटवर्क देखने को मिलेगा, और 2 से 3 न्यूक्लियाई इसके अंदर या ज़्यादा न्यूक्लियाई देखने को मिलेंगे। डज नॉट कंटेन हीमोग्लोबिन, यानी पहली स्टेज जब होती है प्रोएरिथ्रोब्लास्ट की तो उसमें कोई भी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल देखने को नहीं मिलता। और साइटोप्लाज्म जो होता है वो बेसोफिलिक इन नेचर होता है। बेसोफिलिक की अगर बात करें तो स्पेसिफिक रेटिकुलर फॉर्मेशन कहीं पर देखने को मिलती है, तो उन सेल को हम बेसोफिलिक नेचर का मानते हैं। तो दिस वन इज ऑल अबाउट द प्रोएरिथ्रोब्लास्ट यानी मेगालोब्लास्ट जैसे आप कहते हैं। तो आप ये याद कर सकते हैं, ये दिस वन इज योर फर्स्ट स्टेज ऑफ द एरिथ्रोपोइसिस। चलिए मूव करते हैं सेकंड वन पर। सेकंड इज अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट की बात करें तो नॉर्मोब्लास्ट बेसिकली 3 पार्ट में बटे होते हैं। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि प्रो एरिथ्रोब्लास्ट के बाद या प्रो एरिथ्रोसाइट के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो आती है नॉर्मोब्लास्ट। एंड दिस नॉर्मोब्लास्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट। वन इज अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, सेकंड वन इज इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट एंड थर्ड वन इज लेट नॉर्मोब्लास्ट। तो फर्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट द अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट इज लिटिल बिट स्मॉलर। आप याद रखें, सिंपल सा तरीका याद रखने का यह है कि जब आप शुरू की स्टेज से मैच्योर आरबीसी की तरफ जाएंगे तो साइज घटता चला जाएगा। जब से सबसे शुरू की स्टेज जब हमने बात करी प्रो एरिथ्रोब्लास्ट की, उसका जो साइज था वो 20 माइक्रोमीटर का था, और जब हम ओरिजिनल मैच्योर आरबीसी पर पहुंच जाएंगे तो वो उसका जो साइज होगा वो ऑन एन एवरेज 7 to 7.5 माइक्रोमीटर के आसपास होगा। तो इट मीन्स साइज जो है वो डिक्रीज होता चला जाता है व्हेन वी मूव फ्रॉम प्रो एरिथ्रोब्लास्ट टू मैच्योर्ड आरबीसी। तो देखिए, लिटिल बिट स्मॉलर देन द प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, डायमीटर इज 15 माइक्रोमीटर, न्यूक्लियोली डिसिपियर। अभी पहले अगर हम बात करें तो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में 2 से 3 न्यूक्लियोली देखने को मिल रहे थे, इवन मोर देन 2 न्यूक्लियोली देखने को मिल रहे थे इसके अंदर। बट इसके अंदर आप देखेंगे तो सेकंड स्टेज जो होती है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, देयर इज न्यूक्लियोली डिसअपियर। कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमैटिन नेटवर्क, जितना भी जो क्रोमैटिन यानी जो डीएनए का जो नेटवर्क वगैरह है वो कंडेंस होता है, और यहाँ पर भी साइटोप्लाज्म में हुआ वो बेसोफिलिक इन नेचर होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट कंडीशन पर, दैट इज योर थर्ड स्टेट एंड विच इज नोन एज इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट की बात करें, डायमीटर विल बी 10 to 12, यानी पहले था 20, फिर हुआ 15 और अब हो गया 10 to 12 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो माइक्रो लिखा हुआ है, माइक्रोमीटर में चल रही है सारी की सारी बात। तो डायमीटर विल बी 10 to 12 माइक्रोमीटर। न्यूक्लियस इज स्टिल प्रेजेंट, यानी न्यूक्लियस अभी भी इसके अंदर प्रेजेंट है। हीमोग्लोबिन स्टार्ट अपीयरिंग, तो ये आपको याद रखना है 1 मार्क के क्वेश्चन पे कि किस स्टेज पर हीमोग्लोबिन आरबीसी में बनना चालू होता है। तो दैट स्टेज इज नोन एज इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, यानी इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट के स्टेज पर हीमोग्लोबिन बनना स्टार्ट हो जाता है। स्टेन विद बोथ एसिडिक एंड बेसिक स्टेन, यानी जब आप इसे स्टेन करेंगे, कलर करेंगे तो एसिडिक स्टेन हो या फिर बेसिक स्टेन हो, दोनों से ये स्टेन हो जाता है। तो दिस वन इज योर इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट।
नाउ वी हैव अ नेक्स्ट विच इज नोन एज लेट नॉर्मोब्लास्ट। लेट नॉर्मोब्लास्ट की अगर आप बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं, वैसे ये इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट का पॉइंट है कि दिस सेल इज कॉल्ड पॉलीक्रोमोफिलिक। पॉलीक्रोमोफिलिक की बात क्यों बोली? क्रोमो जब वर्ड आता है इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द कलर कंटेनिंग कंपोनेंट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पॉलीक्रोमोफिलिक के रेस्पेक्ट में तो पॉलीक्रोमैटिक इरिथ्रोब्लास्ट इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले हीमोग्लोबिन देखने को मिलता है, दैट्स व्हाई इसे बोलते हैं पॉलीक्रोमोफिलिक या फिर पॉलीक्रोमैटिक इरिथ्रोब्लास्ट। फिर नेक्स्ट है आपके स्टेज जो पहले थी अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, देन इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, नाउ वी हैव अ लेट नॉर्मोब्लास्ट। इन लेट नॉर्मोब्लास्ट द डायमीटर ऑफ द सेल विल बी 8 to 10 माइक्रोमीटर, जो कि पहले कितना था 10 to 12, उससे पहले कितना था 15 और उससे पहले कितना था 20। तो आप देखें रिड्यूस होता जा रहा है। न्यूक्लियस बिकम वेरी स्मॉल। अब जो न्यूक्लियस पहले पूरी सेल को कवर कर रहा था सबसे पहली वाली इरिथ्रोब्लास्ट के अंदर, अब ये कितना आ गया स्मॉल होता जा रहा है, श्रिंक होता जा रहा है, वेरी स्मॉल विद वेरी कंडेंस न्यूक्लियस। यानी जो न्यूक्लियस होगा जो उसके अंदर का जो मटेरियल होगा क्रोमैटिक मटेरियल वो बहुत ज्यादा कंडेंस हो जाएगा। कंडेंस मींस एक स्पॉट, डार्क स्पॉट की तरह ये दिखने लग जाएगा। तो इस स्टेज को हम बोलेंगे लेट नॉर्मोब्लास्ट। हीमोग्लोबिन का लेवल इंक्रीज होना चालू हो जाएगा और अभी तक जो बेसोफिलिक कंडीशन थी वहां साइटोप्लाज्म जो होगा अब वो एसिडोफिलिक कंडीशन में चला जाएगा। और जब ये एसिडोफिलिक कंडीशन में जाता है तो इस टाइप की इरिथ्रोब्लास्ट को हम बोलते हैं ऑर्थोक्रोमिक इरिथ्रोब्लास्ट, जबकि इससे पहले था पॉलीक्रोमिक। क्या था? पॉलीक्रोमिक इरिथ्रोब्लास्ट। अब ये हो गया ऑर्थोक्रोमिक इरिथ्रोब्लास्ट। एट फाइनल स्टेज ऑफ इट न्यूक्लियर डिसअपियर। जैसे ये लेट इरिथ्रोब्लास्ट की फाइनल स्टेज पे पहुंचेंगे तो फाइनल स्टेज पर जाते ही जो न्यूक्लियस है वो डिसअपियर हो जाएगा और न्यूक्लियस का डिसअपियर होने को ही हम बोलते हैं पाइकोसिस, पाइकनोसिस, व्हाट वी कॉल पाइकनोसिस। So this is known as pycnosis. So this is all about the late normoblast. Now we have a fifth stage that is known as a reticulocyte. Reticulocyte की अगर हम बात करें it is also known as reticulocyte, also known as immature RBC। यानी immature RBC यानी RBC भी mature नहीं है लेकिन बन गई है RBC। तो ये अर्लियर स्टेज है मैच्योरेशन से पहले की, जिसे हम बोलते हैं रेटिकुलोसाइट। स्लाइटली लार्जर देन मैच्योर्ड आरबीसी। ये आरबीसी से थोड़ी सी बड़ी होती है, स्लाइटली हल्की सी बड़ी होती है। साइटोप्लाज्म कंटेन रेटिकुलर नेटवर्क, और अगर रेटिकुलर नेटवर्क है तो कैसी हो जाएगी? बेसोफिलिक कंडीशन होनी चाहिए। ड्यू टू रेटिकुलर नेटवर्क दे आर आल्सो नोन एज रेटिकुलोसाइट। इस रेटिकुलम नेटवर्क की वजह से इन्हें रेटिकुलोसाइट के नाम से भी जाना जाता है, रेटिकुलोसाइट। इन न्यूबॉर्न बेबी अगर आप रेटिकुलोसाइट का काउंट को देखें तो 2 to 6% ऑफ आरबीसी, यानी रेटिकुलोसाइट जो सेल्स होती है वो पूरी सेल का 2 से 6% के आसपास होती है। नंबर ऑफ रेटिकुलोसाइट डिक्रीज ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक, लेटर रेटिकुलोसाइट कंटेन काउंट रिमेन कांस्टेंट एंड बिलो 1%। उन्होंने कहा नंबर ऑफ रेटिकुलोसाइट जो होता है बच्चे के अंदर जो शुरुआती स्टेज के बेबी का है उसमें ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन फर्स्ट वीक के बाद वो रेटिकुलोसाइट का जो नंबर है इट बिकम डिक्रीज, वो कम होने लगता है। रेटिकुलोसाइट इज बेसोफिलिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेमिनेंट्स। यहाँ पर लिखा है कि जो रेटिकुलोसाइट होगा वो बेसोफिलिक नेचर का होगा, और उसका रीजन आपको देखना है। तो रेटिकुलोसाइट इज बेसोफिलिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेमिनेंट्स। रेमिनेंट्स होता है बचा हुआ हिस्सा ऑफ डिसइंटीग्रेटेड अपैरेटस, यानी जो अपैरेटस में गोल्गी बॉडीज, रेटिकुलम, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सबका जब डिसइंटीग्रेशन होता है तो उसका जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसकी पार्ट की प्रेजेंस होने की वजह से यहाँ पर जो रेटिकुलोसाइट होती है, यानी जो 5th स्टेज पे जो सेल्स होती हैं, दे आर बेसोफिलिक इन नेचर एंड अदर ऑर्गेनेल्स ऑफ द साइटोप्लाज्म। यानी बेसोफिलिक, सिंपल सी बात है, रेटिकुलोसाइट इज बेसोफिलिक इन नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द रेमिनेंट्स ऑफ द डिसइंटीग्रेटेड apparatus or mitochondria or other organs. And last and final one stage is mature erythrocyte. Mature erythrocyte. In mature erythrocyte, reticular network जो होगा it become disappear, cell become mature, सेल का जो न्यूक्लियस है वो डिसअपियर हो जाएगा, साइज हो जाएगा 7.2 माइक्रो डायमीटर, ठीक है, माइक्रो डायमीटर इसका होगा। मैच्योर आरबीसी विद हीमोग्लोबिन बट विदाउट न्यूक्लियस, यानी इस मैच्योर स्टेज के अंदर आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन तो पूरा होगा लेकिन न्यूक्लियस जो है वो कंप्लीटली एब्सेंट हो जाएगा। अब इसके बाद कुछ स्टेज लिखेंगे, कितना टाइम कितने से कितने तक लगा हुआ है, तो 3 पॉइंट्स को जरा आप यहाँ पे नोटिस करें एक बार। सबसे पहली कंडीशन में लिखा हुआ इट रिक्वायर 7 days टू डेवलपमेंट ऑफ मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी फ्रॉम प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, यानी एक मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी की अगर टाइप की बात हो तो अप्रोक्सीमेटली 7 days लगते हैं एक प्रो इरिथ्रोब्लास्ट को मैच्योर होने में। इट रिक्वायर 5 days अप टू द स्टेज ऑफ रेटिकुलोसाइट, 5 दिन लगते हैं किसमें, 5 दिन लगते हैं रेटिकुलोसाइट तक पहुंचने में, यानी कि 7 दिन लगते हैं एक सेल को कंप्लीटली, एक आरबीसी सेल को कंप्लीटली बड़ा होने में, जिसमें से 5 दिन लगते हैं रेटिकुलोसाइट सेल में पहुंचने में और 2 दिन लग जाते हैं रेटिकुलोसाइट से मैच्योर होने में। ओके, बात समझ आती है। आप चाहो तो इसे इस टेबल के थ्रू भी याद कर सकते हैं, जो पूरी स्टेज ऑफ
एरिथ्रोपोइसिस को एक बार में समझाता है। मैं दोबारा से एक तरीके से रिकॉल हो जाएगा, इसे समझा देता हूँ। पहली स्टेज प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, सेकंड अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, थर्ड इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, फोर्थ लेट नॉर्मोब्लास्ट, फिफ्थ रेटिकुलोसाइट और सिक्स्थ मैच्योर। मैंने कहा था हर किसी सेल का साइज डिक्रीज होता हुआ जाएगा। तो अगर आप यहाँ देखें तो सबसे पहले है 20 माइक्रोमीटर, देन डायमीटर का एस्पेक्ट बता रहा हूं मैं, 20, देन 15, 10 to 12, 8 to 10, 7 to 7.5 एंड देन 7.2। इसमें न्यूक्लियस सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है, धीरे धीरे जाके न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा। ये नेचर है, मैंने बताया था शुरू के नेचर में बेसोफिलिक था, फिर पॉलीक्रोमोफिलिक कलर आ गया था, फिर एसिडोफिलिक जिसे हम ऑर्थोफिलिक भी बोलते हैं, फिर बेसोफिलिक एंड देन फिर एसिडोफिलिक। यानी कि आरबीसी जो होती है मैच्योर आरबीसी वो एसिडोफिलिक की नेचर होती है। और ये इंपॉर्टेंट इवेंट है जो हमें इसमें देखने को मिलते हैं, जिसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ, कहाँ पर न्यूक्लियस आएगा, कहाँ नहीं बनेगा, कहाँ हीमोग्लोबिन पहली बार देखने को मिलेगा। और पूरी की पूरी सेल को इस प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से कन्वर्ट होने पर और यहाँ तक मैच्योर आरबीसी तक पहुंचने में कितने दिन लगते हैं, 7 डेज लगते हैं। उन 7 डेज में से 5 डेज लगते हैं किस काम को होने में, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से रेटिकुलोसाइट बनने में। यानी जो शुरू की 5 स्टेज हैं इनको बनने में 5 दिन लगते हैं। बाकी एक स्टेज को पूरा होने में यानी सिर्फ रेटिकुलोसाइट से मैच्योर आरबीसी जाने में आपके 2 डेज लगते हैं। यानी सबसे ज्यादा टाइम लगता है एक रेटिकुलोसाइट को मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट होने में। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेज ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है इसके बारे में पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहो तो उसे देख सकते हैं। देन उसके बाद इसे देखें तो आपको बात समझ में आएगी कि क्या है एरिथ्रोपोइसिस और यहाँ पर हम कौन सी स्टेज पढ़ रहे हैं एरिथ्रोपोइसिस की। और आगे अब हमें बात करनी है इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एरिथ्रोपोइसिस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, आपके कोर्सेज में पूछा था, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एरिथ्रोपोइसिस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में उस टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।